जय हिंद, जय भारत। पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत उन टॉपिक के साथ करूंगी जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज हम सबसे पहले एक सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। ये वो सर्कुलर है जो कल यानी कि 11 फरवरी 2026 को लिखा गया है। अभी सर्कुलर में 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए कुछ सुझाव, कुछ फीडबैक जो है सीधे सीधे 8वें वेतन आयोग की कमेटी को भेजे गए हैं। तो विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये 8वां वेतन आयोग हो, 18 महीने को डीएडीआर का एरियर हो या हमारे वेलफेयर के जुड़े मुद्दे हो, ये सभी हमारे जो एसोसिएशन है इनके प्रयासों से ही हमें मिल रहे हैं। तो बात इनके बारे में करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में सर्कुलर को देखेंगे। इसके साथ साथ हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा, और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करती हूं इस सर्कुलर के बारे में। देखिए, 11 फरवरी 2026 का ये एक सर्कुलर है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन की तरफ से ये लिखा गया है। अब ये सर्कुलर क्या है, इसमें देखिए 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उन्होंने 26 फरवरी 2026 तक फीडबैक मांगे हैं सभी एसोसिएशन से। इसको लेकर अपने जो ये फीडबैक है उसके लिए ये सर्कुलर जो है जारी किया गया है। सीधे सीधे 8वें वेतन आयोग की कमेटी को ये भेजा गया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें मैंने ये जानकारी शेयर की थी कि अब 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उन्होंने एक क्वेश्चन जारी किया है जिनमें आपके सुझाव मांगे गए हैं 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 8वें वेतन आयोग की जो साइट है उस पर जाकर आपके सुझाव दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। आप जो बात कमेंट्स में लिखते हैं, आप जो सोचते हैं, वो 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाइए। सभी के प्रयास से ये वेतन आयोग एक ऐसा वेतन आयोग होना चाहिए जिसके लिए हम हमेशा ये कहें कि ये वेतन आयोग बेहतरीन था। जैसे कि अभी हम कहते हैं, अगर हम तुलना करते हैं पिछले कुछ वेतन आयोग की, चौथे वेतन आयोग की बात करें, 5वें वेतन आयोग की बात करें, तो अब हम हमेशा यही कहते हैं कि छठा वेतन आयोग सबसे अच्छा था। वहीं 7वां वेतन आयोग ऐसा था जहां पर हमारी सैलरी पेंशन में या अलाउंसेस में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 8वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कर्मचारी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के साथ न्याय होना चाहिए। उनको वेतन आयोग का सही से लाभ मिलना चाहिए। उनकी सिफारिशें काफी अहम रखती हैं, इसीलिए उस क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली को जरूर से फिल करिएगा। आपके सुझाव, आप क्या सोचते हैं, ये वेतन आयोग तक पहुंचाइए। और अब वेतन आयोग का जो कामकाज है ये सभी के सामने है, साइट वगैरह के माध्यम से बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो साइट को विजिट भी जरूर से करेंगे। और इसमें जब आप साइट पर जाते हैं तो भी साफ ही आपको लिखा हुआ दिखेगा कि कब क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले राज्यों के साथ मीटिंग होगी, एसोसिएशंस के साथ मीटिंग होगी। इस तरीके से पूरा कामकाज जो है अब सबके सामने ही हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस सर्कुलर की, और इसमें मांग क्या रखी गई है वेतन आयोग के सामने, इसके बारे में। देखिए, इस लेटर का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करूं तो 8वें वेतन आयोग के लिए जो एक प्रश्नावली जारी हुई है, इसमें कर्मचारी संगठन, यूनियन और एसोसिएशन से 21 फरवरी 2026 तक सुझाव और फीडबैक मांगे गए हैं। उसको लेकर जो है ये भेजा गया है। अब देखिए, इस लेटर में जो सुझाव दिए गए हैं 8वें वेतन आयोग की कमेटी को, जो फीडबैक भेजा गया है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, वेतन निर्धारण का आधार जो है इसके बारे में बात की गई है। सरकारी व निजी क्षेत्र में सैलरी की तुलना करिए, फिटमेंट फैक्टर और पे स्ट्रक्चर को सुधारिए, वार्षिक वेतन वृद्धि की दर, भत्तों यानी अलाउंसेस की समीक्षा, पेंशन खर्च और पेंशन व्यवस्था, रक्षा बल, सीएपीएफ, रेलवे आदि के लिए विशेष प्रावधान, परफॉर्मेंस आधारित बोनस या प्रोत्साहन राशि, महंगाई भत्ता, डीए और भविष्य की जरूरतें। अब इस विषय पर देखिए,
जो है यहाँ पर सुझाव भेजे गए हैं इस सर्कुलर के माध्यम से। इसके साथ साथ मैं फिर से हमारे सभी पेंशनर्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस प्रश्नावली को भरिएगा जरूर इनकी साइट पर जाकर, इन 8वें वेतन आयोग की साइट पर जाकर, क्योंकि देखिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी को भी पता चले कि दिक्कतें कहाँ आ रही है, सुधार की कहाँ जरूरत है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये 8वां वेतन आयोग हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन साबित हो। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक पेंशनर यहाँ लिख रहे हैं कि मैडम आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी, बस एक बात बता दीजिए कि पेंशन और फैमिली पेंशन में क्या फर्क होता है। देखिए जब हम पेंशन कहते हैं तो सर्विस पेंशनर्स की बात कर रहे होते हैं, और मैं खास तौर पर इस चैनल में या इस वीडियो में आपने सुना होगा, मैं हमेशा कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स कहती हूँ। पेंशनर्स में हाँ ये बात सही है कि सर्विस पेंशनर्स भी आ जाते हैं, फैमिली पेंशनर्स भी आ जाते हैं, लेकिन आज इस चैनल के साथ जिस मात्रा में इस संख्या में हमारी फैमिली पेंशनर्स जुड़ी हैं, तो जब मैं कोई बात करती हूँ 8वें वेतन आयोग की, महंगाई भत्तों की, तो ये उनको भी थोड़ा ये क्लियर होना चाहिए कि ये हमारी भी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स जुड़े हुए हैं, तो वो भी वीडियो देखती हैं, तो उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स। तो पेंशन की अगर बात करें, जो सर्विस पेंशनर्स आप उसमें बात कर सकते हैं, बाकी फैमिली पेंशनर्स वो जो जिनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी पेंशन लगी होती है। अब इसमें भी कई प्रकार हैं, अनमेरिड डॉटर के पेंशन है, डिसेबिलिटी कोई चाइल्ड है वो पेंशन लेते हैं, तो वो सारी फैमिली पेंशन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कब तक आएगा मैम रिजल्ट डीएससी कोर्ट केस का। देखिए डीएससी कोर्ट केस का जो जजमेंट वगैरह है रिजर्व किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो जब भी जाहिर हो जाएगा सबके साथ शेयर होगा। हमारे एडवोकेट सर इसकी जानकारी देंगे, तो मैं वीडियो में बात जरूर से इसके बारे में करूंगी। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि 14 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स वाले जो पेंशनर्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली गुड न्यूज है ही। अभी बात शायद 13 साल मतलब 13.5 साल 13.6 से लेकर 14 ईयर्स के आसपास का जो है मामला फंसा हुआ है, तो आने वाले दिनों में ये चीजें भी क्लियर होगी, इस चैनल के माध्यम से वो जानकारी शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी रिजर्विस्ट फैमिली पेंशनर्स को ओआरओपी नहीं मिला है, 8 पे कमीशन में पेंशन बढ़कर मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल में हैं, पेंशन में कोई इंक्रीज नहीं है, आप हम लोगों के लिए सरकार के पास ये मांग रखिएगा। देखिए रिजर्विस्ट पेंशनर्स की हालत ज्यादा खराब है, मैं मानती हूँ इस बात को। और ओआरओपी 2 के समय से जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, देखिए मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि मैं जो हमारे डिफेंस के हमारे संगठन है, एसोसिएशन है, उनके द्वारा जो ज्ञापन केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं उसको मैं डिटेल में शेयर करती हूँ। इन तीनों ही मुद्दों पर मेरा खास फोकस होता है। एक ओआरओपी की अगर बात करूं तो जेसीओस रैंक के साथ जो अन्याय हुआ है, चाहे 7वें वेतन आयोग में, चाहे ओआरओपी 2 में, चाहे ओआरओपी 3 में, तो उनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ये एक मुद्दा। फिर हमारी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन को सही करने का मुद्दा हो, या ये रिजर्विस्ट पेंशनर्स का मुद्दा, पीएमआर का मुद्दा, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में समय समय पर मैंने बात की है। जो भी अपडेट मेरे सामने आई है मैं जरूर से शेयर करती रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे गए हैं, रक्षा मंत्री जी को सौंपे गए हैं, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी वित्त मंत्री है माननीय, उनको सौंपे गए हैं, जहां पर ये रिजर्विस्ट पेंशनर्स का मुद्दा था उन सभी ज्ञापन में। और आज देखिए कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं, आप लोग में से ही कोई लोग पूछते हैं कि आप क्यों ये सर्कुलर्स वगैरह शेयर करती हैं या ज्ञापन वगैरह क्यों शेयर करते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आज देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपके हक में आवाज कौन दे रहा है, केंद्र सरकार तक आपके वेलफेयर की मांगे कौन पहुंचा रहा है। हम सिर्फ इस चैनल के माध्यम से अगर यही मैं शेयर करती रहूंगी कि आज आपकी ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी हो गई, या इस पेंशनर्स के खातों में करोड़ों रुपए का एरियस आ गया, या बेसिक कितनी बढ़कर आएगी, किसी सिपाही रैंक को 17,000 का बेसिक मिल जाएगा, देखिए ये जानकारी जो सही भी नहीं होती है, सिर्फ उसको हम बताने के लिए अगर बहुत सारे चैनल से वो बताते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है उन लोगों के बारे में जानना या उन प्रयासों के बारे में जानना जो भविष्य में हमारी पेंशन या हमारी सैलरी में प्रभाव डालेंगे। तो आज जो ये प्रयास एसोसिएशन कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डिफेंस के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है एनसीजेसीएम साइड की अगर मैं बात करूं, तो उनके भी मैं लेटर्स, ज्ञापन या कोई मीटिंग है, जैसे कि अभी फरवरी 25 तारीख को ये मीटिंग होने वाली है, एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा जो एक खाका तैयार करेगा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का।
आज दबाव बेहद जरूरी है, चाहे 8वें वेतन आयोग की कमेटी पर हो, चाहे केंद्र सरकार पर हो, और वो ये कर्मचारी संगठन कर रहे हैं जिसकी बात हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ यही एक चैनल है जो ये ज्ञापन वगैरह की बात करता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चैनल होगा जो डिटेल में इसके बारे में बात भी करना चाहता है, क्योंकि आज हर कोई ये चाहते हैं कि हम पेंशन बढ़ोतरी की बात करें, किसी के खाते में कितना एरियर आया इसके बारे में बात करें। तो ये कभी-कभी ये जानकारी देनी भी सही है, जरूरी भी है, बेसिक के बारे में बात करना भी जरूरी है। महंगाई भत्तों में कितनी बढ़ोतरी हुई ये भी सही-सही जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे एक पेंशनर्स ने कॉल भी किया था और हमारे में इस वीडियो में कमेंट भी किया था कि मैम एक चैनल तो कह रहा था कि 5% की बढ़ोतरी होगी 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्तों में, आप तो सिर्फ 2% की बढ़ोतरी बता रहे हैं। तो दिसंबर 2025 के AICPN के आंकड़े जिस दिन जारी हुए तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि 2% की बढ़ोतरी होगी उतनी ही हुई है। 5% सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वो होने वाला नहीं था, इसीलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। बाकी आप जैसे बात कर रही हैं केंद्र सरकार के सामने रिजर्विस्ट पेंशनर्स का मुद्दा उठाने की, तो देखिए हमारे जो डिफेंस के एसोसिएशन है, चाहे वो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन हो, प्रयास बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे हैं और उम्मीद करती हूं कि हमारे जो ये रिजर्विस्ट पेंशनर्स भाई हैं इनकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में उनकी जो बेसिक है, मिनिमम बेसिक जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी करेगी, ताकि उनकी जीवन शैली जो है वो थोड़ी आराम से बीते, उनको थोड़ी सी राहत जरूर से मिले। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि MSP इंक्रीज होने पर पेंशनर्स की बेसिक कितनी इंक्रीज होगी या इंक्रीज होगी क्या? बिल्कुल पेंशन की बेसिक में फर्क पड़ेगा, क्योंकि MSP जो है जो सर्विंग सोल्जर को पूरी मिलती है यानी 5200 ओवरसोल्स जेसीओस रैंक है, तो वहीं पर अगर कोई ओवरसोल्स जेसीओस रैंक के वेटरन्स है तो उनकी बेसिक में आधी MSP लगती है, यानी 2600 रुपए जो है वो उनके बेसिक में इंक्लूड होकर आते हैं, इसलिए अलग से कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर MSP बढ़ती है, बढ़ेगी ही 8वें वेतन आयोग में, तो हमारी जो बेसिक है पेंशन की उसमें जरूर से फायदा होगा। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। देखिए हमारे पेंशनर्स यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि MSP बराबर नहीं करेगी सरकार तो सिपाही से JCO की जगह नर्स और ऑफिसर ड्यूटी पर जो है एलाइट करना चाहिए। सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि तिरंगे में कितने नर्स और ऑफिसर्स आते हैं, कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, MSP यानी जोखिम भत्ता, जिसका सीधा मतलब यही होता है कि आपकी जो हमारे ORs JCOs या ऑफिसर्स रैंक, जिनकी ड्यूटी की वजह से उनकी जान को जो खतरा है, ये वही एक जो भत्ता है। तो इसमें रैंक के हिसाब से उनको अलग अलग डिवाइड करना ये सही नहीं है, ये तो मैं पहले से ही कहती आ रही हूं। अब केंद्र सरकार इस पर जब मानेंगी तब इक्वल MSP होगी, बाकी वेतन आयोग का ये काम नहीं है। वेतन आयोग MSP की दरों में बढ़ोतरी करेगी, पर MSP सबको बराबर देना या न देना ये केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर आधारित है। बहुत बार प्रयास हो चुके हैं, ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं, उसमें बात भी की जा चुकी है, लेकिन जब केंद्र सरकार चाहेगी तभी सभी रैंक को समान MSP मिलेगी, उसके बिना संभव नहीं है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो इक्वल MSP केस था, उसकी जो भी अपडेट थी मैं समय समय पर शेयर करती रहती थी, और अब ये केस भी खत्म हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है, तो इसमें भी अभी कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी इक्वल MSP से जुड़ी हुई, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा कोई लेटर्स वगैरह आएंगे तो उसको इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर से उसकी जानकारी मिल जाएगी। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।